ग्रुप डी 2019 के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर पेपर जो आपके हैं 98 शिफ्ट में हुए हैं, टोटल 98 शिफ्ट हैं। शुरुआत जो हुई थी पेपर की वो आप लोगों की हुई थी यहां पर 17 अगस्त से बिगुल बजाओ और फेज 1 के पेपर आप लोगों के शुरू हो गए और ऐसे करते हुए 3-4 फेज के अंदर अंदर आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया। 98 पेपर जो हैं, ठीक है, वो यहां पर ग्रुप डी के अंदर हुए थे। अब इनकी शुरुआत 17 तारीख से थी, तो एक एक करके हम सारे शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो के लाइक बटन को दबा दो और इसको शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के साथ में जो ग्रुप डी को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ग्रुप डी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन करोड़ों लोगों तक इस सेशन को पहुंचाना है और उनको बताना है कि बलराम सर कितनी मेहनत के साथ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में आपके लिए सेशंस लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारे पास में देखिए, पहला सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में MFBTF को लीज के रूप में लिखा जाता है, UNISE को TMHRD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्रिक को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहां हमारे पास में 5 यहां पे जो है वो लेटर का रिलेशन 5 लेटर के एक शब्द के साथ दे रखा है। ऐसा सवाल अगर आए तो इनको आप इस तरीके से ऊपर नीचे के फॉर्मेट में आप लोग यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो M हमारे पास 13 है, F 6 है, B 2 है, T 20 है, F 6 हमारे पास में है, L 12 है, E 5 है, A 1 है, S 19 है, E हमारे पास 5 है। अगर हम पहले से पहले में रिलेशन को देखें, संबंध को देखें, तो हमारे पास में यहां देखिए माइनस का 1, यहां देखो माइनस का 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, यानी कि पहले से पहले में हमने संबंध देखा तो हमें एक बहुत सामान्य सा तर्क यहां देखने को मिला कि सर पहले से पहले का लॉजिक है और -1 का लॉजिक इसके अंदर लगाए, ये पैटर्न है। पहले से पहले का पैटर्न नहीं होता तो पहले से आखिरी का देखते, वो नहीं होता तो क्रॉस के रूप में संबंध देखते, वो भी नहीं होता तो फिर हम इसके बीच में सेक्शन वाइज लॉजिक देखते। ये एक प्रोसेस होता है इन सवालों का उत्तर देखने के लिए। यहां मैच कर लो, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। U से T आया माइनस का 1, N से M आया माइनस का 1, I से H आया माइनस का 1, S से आ रहा है माइनस का 1, E से D आया है माइनस का 1। अब ट्रिक को हम लोग देखें, माइनस का 1 करते हैं S, ये हमारे पास में Q, इधर हमारे पास में H, इधर हमारे पास में B, इधर हमारे पास में J है। कौन से विकल्प के अंदर है? ये हमारे पास में C ऑप्शन के अंदर है। S Q H B J हमारे पास कहां दे रखा है? C विकल्प के अंदर दिया हुआ है। आगे आओ, अगला देखें, उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में एक अक्षर है। यहां आप लोगों को एक सीक्वेंस दे रखी है, इस तरीके से लेटर, नंबर और सिंबल तीनों दे दिए जाएं। इसमें आपके पास में अक्षर भी हैं, इसमें आपके पास प्रतीक भी हैं, इसमें आपके पास में संख्याएं भी हैं, ठीक है। ये लेटर हम अक्षर से लिखते हैं, सिंबल और संख्याएं नंबर। ध्यान से देखो, इसे हम LSN सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LSN सीरीज। LSN सीरीज के ऊपर ग्रुप डी के प्रत्येक पेपर के अंदर आप लोगों से सवाल पूछे गए। 2022 में जो एग्जाम हुआ इसमें हर शिफ्ट के अंदर LSN सीरीज के ऊपर सवाल है। इस तरह के सवाल रेलवे के बाकी एग्जामों के अंदर भी बहुत आप लोगों से पूछे गए हैं। SSC के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर बैंकिंग एग्जाम की, तो वहां भी ये पैटर्न बहुत कॉमन है। अब देखो हमें देखना क्या है, ऐसा सवाल जब भी आपको दिखाई दे तो सबसे पहले पढ़िए क्या निकालना है। इसने कहा प्रतीकों की कुल संख्या, तो हमें प्रतीकों की संख्या निकालनी है। कौन से प्रतीक? आगे पढ़ो, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक पहले एक हमारे पास में संख्या हो और ठीक बाद में हमारे पास में एक अक्षर हो, तो ये हम लोगों को यहां पर देखना है। तो चलिए देखें, यहां हम लोग देखें तो प्रतीक के पहले संख्या बाद में अक्षर हमारे पास में यहां पर होना चाहिए। तो अब देखो प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है, ऐसे ऐसे प्रतीक कितने हैं, चलिए गिने हम लोग। तो यहां हमारे पास में सर अगर हम लोग देखें तो प्रतीक के पहले संख्या होनी चाहिए, प्रतीक के पहले संख्या नहीं है। प्रतीक के पहले संख्या बाद में अक्षर बिल्कुल है। प्रतीक, ये रहा, प्रतीक के पहले संख्या नहीं है, 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 प्रतीक के पहले संख्या नहीं है। केवल और केवल हमारे पास में एक अगर देखा जाए तो यहां पे ऐसा प्रतीक है जिसके पहले संख्या है बाद में अक्षर है। एजिटिस इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग करनी होती है। अब ये काउंटिंग कोई भी कर सकता है,
ठीक है। लेकिन इसमें थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो कि हमें बलराम सर ने बता दिया ऐसे पैटर्न लिखेंगे, बार बार यहां क्रॉस चेक करो, ऊपर नीचे देखो कि क्या लिखा है, क्या चीज चेक करनी है, ये आपके सामने इमीडिएट सामने होगी। इतना सा आपने लिखा है सवाल के अंदर, और ये आपको गलती नहीं करने देगा, क्योंकि यहां अगर गलती होगी तो एक आध की काउंटिंग की मिस्टेक होगी। और मैं बता देता हूं जल्दबाजी में ये क्वेश्चन आधे गलत होते हैं, इसीलिए बैंक एग्जाम में हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। श्रृंखला में ऐसे कितने सच कितने स्वर हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, ठीक बाद में एक व्यंजन है। इसने कहा है कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इसने कहा है स्वर गिनने हैं। स्वर कैसे हो? जिनके पहले व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो, ठीक है। तो स्वर के पहले व्यंजन है, बाद में भी व्यंजन हमारे पास में यहां पर है। तो ये आप देखो कि यहां हमारे पास में स्वर के पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन यहां पर होना चाहिए, ठीक, बाद में भी व्यंजन हो। तो अब आप देखें कि सर ऐसे स्वर हमारे पास कहां पे हैं। स्वर की बात की जाए तो स्वर हमारे पास में ये रहा आई, इसके पहले व्यंजन बाद में व्यंजन बिल्कुल काउंट होगा। आई के पहले व्यंजन बाद में व्यंजन बिल्कुल काउंट होगा, ठीक है। ई के पहले व्यंजन बाद में व्यंजन नहीं है, पहले व्यंजन बाद में व्यंजन नहीं है, इसके पहले और बाद में व्यंजन है। ओ के पहले और बाद में व्यंजन नहीं है, यू के पहले और बाद में व्यंजन है। ये हो गया। तो जो सीक्वेंस दे रखी है पहले और बाद में व्यंजन हो, ऐसे स्वर कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 4 हमारे पास में यहां पर हैं। 4 ऐसे स्वर हमको मिले जिसके पहले भी व्यंजन है, बाद में भी व्यंजन है। जो भी शर्त या कंडीशन आपको दी गई है वो शर्त या कंडीशन आपको इस तरीके से लिखनी है और इसके आधार पर काउंट करना है, ठीक है। इस तरह के सवाल हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिले हैं। आ गया, नेक्स्ट आ जाओ। यहां देखिए, यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और एक प्रत्येक सम संख्या से घटाया जाए तो इस प्रकार बने उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच में क्या अंतर होगा? ठीक है, देखो संख्या हमारे पास में है 4 2 5 1 4 5 6 3 हमारे पास में यहां पर है। अब आप देखेंगे कि सर यहां पे जो हमारे पास में 4 है, इसने कहा है 3 जोड़ा जाए विषम संख्याओं में, तो 5 3 8 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये हमारे पास में 3 जोड़ा जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और सम संख्याओं से यहां पर 1 घटाया जाए तो ये होगा 3, 1 यहां हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब बोला है इस प्रकार बने सबसे उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच में, उच्चतम है 8, निम्नतम है 1, तो 8 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। कौन से विकल्प में है? कि सर ये हमें डी विकल्प के अंदर दे रखा है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। केवल इस तरीके से आपको देखना है, कुछ ना कुछ शर्त लगा के आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। ये जो शर्त आपके पास में होती है ये शर्त हो सकती है सम विषम के आधार पे आपके पास में हो, अगर संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या के आधार पे हो सकती है। जो ये कहने को बोले वो लगाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। थॉट प्रोसेस का रोल होता है, हमें पता है उच्चतम और निम्नतम से मतलब है हमको, ठीक है। आगे आओ, अगला देखिए, यहां हमारे पास में डॉटर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? आगे और पीछे से हमको वो पेयर देखने हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं, ठीक है। अब इन सवालों में क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से देखना होता है? तो सबसे पहले जो शब्द है उसको हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास शब्द है DAGUGHTER, इसके जो क्रम है D4 A1 U21 G7 है, H8 है, T20 है, E5 है, R18 है। अब हमें आगे और पीछे दो यहां पे चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? आगे और पीछे। इसका मतलब क्या है? आगे का मतलब है फॉरवर्ड क्रम। किस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे, फॉरवर्ड हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। गिनती बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? गिनती बढ़ते हुए क्रम में, और मैचिंग ढूंढो। तो शुरुआत में 4 है, 4 से बढ़ते क्रम में गिनती 5 6 7, 7 के नीचे 7 मैचिंग हो गई। तो सर यहां पे 4 आया है डी के लिए, 7 आया है जी के लिए। इनके बीच में वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है,
ठीक है। 4 से 5 6 7 8, 4 और 7 में था, 4 और 8 में भी है सर हमारे पास में, डी और एच में भी है। आगे देखो 9 10 11, तो 4 से हमने गिनती करी, 2 जगह मैचिंग मिल गई, यानी कि 2 ऐसे पेयर हैं। अब एक से वही चीज दोहराओ, 2 3 4 5 6 7, कोई मैचिंग नहीं है। 21 से तो बड़ा ही नहीं है, आगे हमारे पास 22 23 24 25 26, 7 से देखो 8, तो 7 के बाद 8 आया है, यहां भी हमारे पास जी के बाद एच, ये एक पेयर है। 9 10 11, 8 से देखो 9 10 11, 20 से देखो 21 22, 5 से देखो 6, तो हमारे पास में ये 3 पेयर यहां पे बने। आगे के क्रम में 3 ऐसे युग्म हैं जिन युग्मों के बीच में वही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होता है। तो इसे कहते हैं अग्रणी, यानी कि फॉरवर्ड क्रम में चेक करना ऐसे पेयर। बैकवर्ड ऑर्डर क्या होता है, पीछे का क्रम या बैकवर्ड क्या होगा, देखिए किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो पीछे इस तरीके से चेक करो, 18 से बढ़ते हुए क्रम में 19 20, 20 के नीचे 20 है, ये मिल गई मैचिंग, यानी कि सर यहां हमारे पास में आर टी, ये एक पेयर और बनेगा पीछे के क्रम में। 21 22 23 24 25, और कोई क्रम नहीं है। 5 से देखो बढ़ती हुई गिनती, 6 7 8 9 10 11, कोई मैचिंग नहीं है। 20 से देखो 21 22 23 24 25, कोई मैचिंग नहीं है। 8 से देखो 9 10 11 12, 7 से देखो 8 9 10, 21 से देखो 22 23 1 2, और कोई पेयर नहीं है, एक पेयर पीछे से मिला। कुल कितने हो गए, 3 और 1 4 हमारे पास पेयर मिले हैं। कई बार सवाल हो जाता है केवल आगे के क्रम की काउंटिंग करवाए, कई बार पीछे के क्रम की। आगे से पूछ लेता 3 उत्तर होता, पीछे से पूछता 1 उत्तर होता, इसने दोनों पूछे हैं, तो हमारे पास 4 ऐसे युग्म हैं। कौन कौन से युग्म हैं ये नहीं पूछा हमने, तो वो भी लिख दिया है ये अगर पूछता। ठीक है, तो 4 हमारे पास में ऐसे युग्म होंगे जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखो कि सर डी है, डी के बाद ई एफ जी एच, तो ये वाला पेयर अंग्रेजी वर्णमाला में भी इतना ही अंतर रखेगा जितना यहां पे है। डी और एच में उतना ही अंतर है जितना यहां हमारे पास में जी और एच में उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है तो हम लिखते आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो आर और टी के बीच में वही अंतर होता है जो हमारे पास यहां पे है। तो ये तो कहते हैं पिछले क्रम में बैकवर्ड की तरफ से सीरीज चेक करना, और ये होता है फॉरवर्ड क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला से मैचिंग करना। वो चीज हम इस कॉन्सेप्ट से फॉलो करते हैं यहां पे, इस तरीके से काउंट करके, और इसी तरीके से अप्रोच करके आपको एग्जाम में आंसर करना होता है। बेहद ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलवे में अति महत्वपूर्ण है। रेलवे में आप लोगों के पास में ये सवाल एनटीपीसी में पूछा जाता है, ये आपके पास में ग्रुप डी में, आरपीएफ में, इसके अलावा आपके पास में एएलपी में, टेक्नीशियन, सभी जगह ये सवाल पूछा जाता है। आगे आओ, नेक्स्ट देखें। दिए गए अक्षर जोड़े में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहां हमारे पास लेटर से लेटर के बीच में एनालॉजिकल रिलेशन हमें चेक करना है। तो चलिए देखें, प्रो हमारे पास में है, जैसे एल जे एम यहां पर कहेंगे। तो ये P 16 है, R 18 है, O हमारे पास 15 है, L 12 है, J 10 है, M 13 है। तो ये हमारे पास -4 -8 और ये हमारे पास -2 है। ठीक है, तो अब देखो यहां हम लोग देखें तो ये हमारे पास पहले से पहले में संबंध था। इधर चेक करो, Z से B में माइनस का 4 तो नहीं है कि सर यहां तो ये लॉजिक नहीं लगा, ये लॉजिक नहीं है। तो फिर हमने कहा फिर से देखा जाए L J M। ठीक, यहां और क्या लॉजिक है, 16 से 13 माइनस का 3 है, इधर माइनस का 8 है, इधर हमारे पास माइनस का 3 है, ये लॉजिक है क्या। ठीक है, तो जैन में देखो इससे आया है BWN, लॉजिक मैच करना है। इधर इधर वो लॉजिक नहीं है सर, ये वाला लॉजिक भी नहीं है। और देखो और क्या लॉजिक है हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखो P का विपरीत हमारे पास में होता है K, R का विपरीत होता है I, O का विपरीत होता है L। यहां आप देखोगे 11 से 12 प्लस का 1 है, 9 से 10 प्लस का 1 है, J से L प्लस का 1 है। क्योंकि हमने देखा कि यहां हमारे पास पहले से पहले में डायरेक्ट लॉजिक नहीं दिख रहा, पहले से आखिरी में डायरेक्ट लॉजिक नहीं दिख रहा, विपरीत के साथ संबंध है। बहुत जबरदस्त ये सवाल है, मार्क कर लो। ये वो क्वेश्चन जिनमें हमारे पास में पहले बहुत कम सवाल पूछे गए थे। 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25 के सेशन में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं।
ठीक है, और ऐसा पैटर्न है जिसमें अटेम्प्ट भी स्टूडेंट का बहुत कम रहा है, तो ये रिवीजन वाला है, मार्क करेंगे। अब देखो अपोजिट लो, जेड का अपोजिट हमारे पास में हो जाएगा ए, ई का अपोजिट होगा वी, एन का अपोजिट होगा एम। अब ध्यान से देखो प्लस के एक का लॉजिक है, ठीक है, यही लॉजिक फॉलो करना है। तो ठीक है सर, हम देखेंगे यहां के से हो जाएगा हमारे पास एल, एल से होगा एम, पी से हो जाएगा हमारे पास क्यू। इनमें देखा जाए प्लस का 1, प्लस का हमारे पास 3 यहां नहीं है, ये एन से हो जाएगा ओ, वाई से जेड, जेड से ए। प्लस का 1 करें, प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 नहीं है, प्लस का 3 है। आगे देखो अपोजिट है टी, अपोजिट है हमारे पास में एफ, और एन का अपोजिट एम है। इनमें देखो प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 नहीं है। इसको तो आंसर होना पड़ेगा। डेन में देखो ई, एफ, ओ, ई से डब्लू हमारे पास में, डी का तो डब्लू होता है अपोजिट, डब्लू से हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ भी लॉजिक हमारे पास में फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है, तो डी का डब्लू है, डब्लू में प्लस 1 नहीं हो रहा, ये भी आंसर नहीं है हमारे पास में, ठीक है। के से हमारे पास में के का अपोजिट था हमारे पास में पी, पी से क्यू आ, प्लस का 1 है, एल का एम, एम से एल का ओ से पी आ रहा है, और पी का अपोजिट है के से एल। बिल्कुल ये वाला पेयर है, पहला वाला पेयर एकदम सही है। के एल पी का विपरीत होता है, के का होता है हमारे पास में यहाँ पर पी, एल का होता है ओ, पी का अपोजिट होता है हमारे पास में यहाँ पर पी का के। पी ओ के में प्लस का 1 हम लोग करें तो ये हमारे पास में आएगा क्यू पी एल, यानी कि बिल्कुल ए हमारे पास सही उत्तर यहाँ पर है। ए में यही पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। एजिट ये पैटर्न इस तरीके से मैच करना होगा। हल्का सा समय टेकिंग के सवाल हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट लेटर के ऊपर ऑपरेशन लगा है, ये भी अब के एग्जाम में एकदम व्यापक लॉजिक है। अपोजिट करके लॉजिक लगा दिया, या घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद लॉजिक लगा दिया। इस तरह के बेहद ज्यादा सवाल रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। ये थोड़ा सा हटके हैं, जैसा ट्रेंड आप लोगों का चलता आया है। आगे बढ़े, अगला देखो, तो यहां हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो यहां हमने देखा कि सर एक तो नंबर है और 2 हमारे पास में अक्षर हैं, यानी कि 2 तो अक्षरों की श्रृंखलाएं हैं, एक संख्या की श्रृंखला है हमारे पास में, ठीक है। संख्या की श्रृंखला क्या है? 2 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 54, 54 के बाद 162। ये तो एक ही बार में देखते ही बोल दिया सर, गुणोत्तर श्रेणी है, 3 का गुणा चलता हुआ चला है, यानी कि ये हमारे पास में जो L0 श्रेणी है ये जीपी है। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी गुणा 3 का इसके अंदर चला है, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर लेटर में अगर हम लोग और देखें, अगला क्या होगा? 162 का 3 गुना कि सर 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 486। 486 हमारे पास में 2 विकल्पों में है। इन दोनों में अलग क्या है कि सर अब अलग है डी और ई, यानी कि पहले अक्षर की श्रृंखला चेक की जाए। देखो एस से पी आया -3, पी से एम आया -3, एम से जे आया -3, जे से टी आया -3 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? डी। कौन से विकल्प में है? ये हमें ए विकल्प में दे रखा है। ए हमारे पास में सही उत्तर यहां पर होगा। आ गया, अगला चलें। संख्या से संख्या का संबंध हमको यहां पर चेक करना है। तो देखो 10 से 55 हमारे पास में, तो ये क्या हुआ? 5 गुना करके 5 ऐड कर दिया और 6 गुना करके 5 ऐड कर दिया, यहां पे 5 घटा दिया। दोनों लॉजिक देख सकते हैं। 12 से हमारे पास में 65 आया है, 12 पंजे 60 प्लस 5, ये वाला मैचिंग है, ठीक है। देखो जब गुणा के रूप में लॉजिक देखते हैं तो बहुत वैरायटी है। 5 गुने के साथ संबंध देख सकते हैं, 6 गुने के साथ में, चाहे तो 7 गुने के साथ में, 4 गुने के साथ में, सब देखा जा सकता है। और ये सारी वैरायटी चेक करनी पड़ती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतना तो हर कोई चेक करेगा कि 5 गुने और 6 गुने के बीच में, इतना तो हर कोई चेक करता है। और रिसेंट एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार, जैसे ये सवाल होगा 7 गुने से संबंध दे दिया होगा, ठीक है, यानी थोड़ा सा हटके। तो गुणा में ये ऐसे वैरायटी सोचनी होती है, हर पॉसिबिलिटी सोची जाए। तो यहां जैसे ये पॉसिबिलिटी मैच कर गई, कई बार नहीं करती है, तो और पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। अब देखो 18 से लॉजिक लगाना है, गुणा 5 करके 5 ऐड कर दो, 18 पंजे 90 और 5 हमारे पास 95। कौन से विकल्प में? डी में। लॉजिक लगा है, कोई भी संख्या है, संख्या में हमारे पास में 5n + 5 करना है, ये पैटर्न फॉलो हुआ है। आगे बढ़े,
अगला देखें यहां पे, तो यहां आप लोगों के पास में दो सेट दे रखे हैं। क्या दिए गए हैं? दो सेट यहां पे दे रखे हैं। दो संख्याओं से बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है, किस तरीके से हमारे पास में आएगी, चलिए देखें। तो 15 और 4 दो छोटी संख्याएं हैं। हम देखें तो A, B और C, तो A और C हमने लिख दिया, यहां B लिखा है हमने 41। अब देखो 19, 5 और 71 ये आपस में है, क्या रिलेशन होगा सर? इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास 15 4 19 है, इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो 11 है, इन दोनों को गुणा किया जाए तो 60 है, इनका स्क्वायर किया जाए 225 है, इसका स्क्वायर किया जाए 16 हमारे पास में, ठीक है। अब देखो 41 हमारे पास में कैसे आएगा, 41 हमारे पास में यहां पर कैसे आएगा, 41 कैसे लेकर के आए? इधर इन दोनों का योगफल 24 है, ये जरूर लिखना है आपको और उसके बाद में आप सोचें। तो यहां इन दोनों का अंतर है हमारे पास 14, इन दोनों का स्क्वायर किया जाए 361, इसका स्क्वायर 25, गुणा किया जाए 95 हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखो क्या लॉजिक हमारे पास में लगा है। तो हमने देखा यहां पे कि सर हमारे पास में एक तरीके से आप ध्यान से देखिए 41 कैसे आ रहा है, 60 में से 19 घटा दो 41 आ जाएगा। इधर देखो 95 में से 24 घटा दो, ठीक है। यानी लॉजिक क्या है, A और गुणा C जो है इसमें से A प्लस C घटा दो तो B आ जाएगा। बहुत बेहतरीन लॉजिक, ठीक है, बहुत बेहतरीन तर्क यहां पे पूछ लिया, ठीक है। बहुत कम ये पैटर्न आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिला है, इस तरह का पैटर्न ये हमारे पास में हो गया। A गुणा C में से A प्लस C घटा दिया, ठीक है। तो इधर देखो 20 में से 12 घटा दो, बिल्कुल सही है। 45 में से इनका गुणनफल है 164 में से ये घटा दो 45, नहीं होगा। इधर 13 तिया 39 में से 16 घटा दो, नहीं। इधर 132 में से 47 घटा दो, नहीं, ठीक है। केवल A में हमारे पास ये फॉलो हुआ है। बहुत बेहतरीन पैटर्न, स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये उस तरह के पैटर्न में से एक है, कम ट्रिगर होता है। लेकिन मैं कह दूं पेन और दिमाग एक साथ चलाओगे तो ही ये सवाल होंगे, ठीक है। मैं आपको ये बहुत अच्छे लेवल पे सलाह दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि सवाल शुरू हो और कुछ सेकंड में निपट जाए, ठीक है। अगर आप ऐसे रहोगे नहीं मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो सोच के ही आंसर करूंगा, मैं तो कर देता हूं, लेकिन आपके एग्जाम में आपके पेपर में आपसे नहीं हुआ और उस एक सवाल से सिलेक्शन रुक गया तो आप कहोगे कि हाँ बलराम सर ने चेताया था हमको, ठीक है। आपको हजारों पेपर सॉल्व करने के बाद में बेस्ट राय मैं देता हूं, बेस्ट सजेशंस आपको मिलते हैं, बेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है। क्या करना है, अगर मैंने कह दिया करना है तो आप ये समझ लो कि मैं एक आध दो या 1000 पेपर करा के नहीं कर रहा, मैं कई हजारों पेपर करवा चुका हूं आप लोगों के, तब आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है। 30-40 हजार क्वेश्चंस आपको करा के फिर आपसे बात कर रहा हूं। इस आंकड़े के आसपास नहीं है, पूरा यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया हो। तो इसीलिए आपको जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर समझो। मैंने कहा पेन और दिमाग साथ में चलाओ, हमेशा मिनिमल टाइम में आंसर पे पहुंचोगे और आपको जरूर करना है ये चीज, हमेशा आंसर पे आओ। आगे आओ, नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में 55, 104, 140, 165 अगली होगी? संख्याओं को हमने देखा सर धीरे धीरे बढ़ रही है और लगभग बराबर के अंतर से बढ़ रही, गुणा नहीं दिख रहा सर इसमें, लेकिन अंतर चेक करेंगे। तो चलिए देखें, हमने सवाल दिखते ही लिख लिया 104, 140, 165 और अगला, फिर अंतर लिखते हुए चले कि सर यहां अंतर कितने का है, 45 और 4 49 का, यहां अंतर कितने का है कि सर 36 का है, यहां अंतर कितने का है कि सर 25 का है, ठीक है। जैसे अंतर लिखा तब खेल खत्म सवाल का, अंतर दिखते ही खेल खत्म। और ये खेल तभी खत्म है जब आपको नॉर्मल बेसिक चीजें याद हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग, आपको 60 तक के पूर्ण वर्ग ध्यान है, एग्जाम में बहुत काम आते हैं, याद होने चाहिए, मैंने कह दिया तो होने चाहिए, ठीक है। 30 तक के घन याद होने चाहिए, जरूर करने, पूरी मैथ्स और रीजनिंग दोनों जगह आपके काम में आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ये 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, अगला 4 का वर्ग होगा, 16 हम लोग इसमें ऐड कर दें तो 6 और 5 11 और 5 और 1 7 और 1 8 हमारे पास में, ये हो जाएगा 181। कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी हमारे पास सही उत्तर यहां पे होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखें।
9, 10, 18, 45, 109। धीरे धीरे श्रृंखला चली है, अचानक से इसने गति पकड़ी है। ठीक है, अचानक से गति पकड़ी है। तो चलिए देखें, 9 से 10, 10 से 18, 18 से 45, 45 से 109, अगला क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है सर, इनके बीच का अंतर हम लोग एक बार लिखें। तो हमने लिखा 1 का अंतर इधर देखो, 8 का अंतर इधर देखो, ये 27 का अंतर है इधर देखो, ये हमारे पास 4, 6, 64 का अंतर है। अगला कितना होगा? फिर से वही नंबर विजन, कुछ संख्याओं को देखते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। नहीं जली है तो फिर आप ये समझ लो अभी थोड़ा सा आप प्रिपरेशन में लापरवाही पे है। सर ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, अगला 5 का घन है, 125 होगा। 125 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 234 आएगा। कौन से विकल्प में? सी में। ठीक है, तो यहां क्या चला है कि जो L0 श्रृंखला दे रखी है, सवाल ने जो दिया उसको L0 कहते हैं। L0 में हमारे पास में क्रमागत घन संख्याओं का अंतर यहां पर चला है। क्या चला है? क्रमागत घन संख्याओं का अंतर यहां पे चला है। कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। तो यदि 6, 18, 39 x अनुपात में है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमारे पास प्रपोर्शन कह रखा है, तो समानुपात। समानुपात में, समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है अगर 4 चीजें अनुपात में हैं तो ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। समानुपात है तो 6 का 18 से जो संबंध होगा 39 का x से वही रिलेशन होगा। यहां सर 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना ही होगा। कितना आ जाएगा? 117। कौन से विकल्प में? सी में। बस इतना सा रिलेशन आपको देखना होता है। तो क्या रिलेशन है सर? n का 3 गुना यहां पे किया गया है। ठीक है, और खैर समानुपात शब्द अगर लिख दिया जाए सवाल में, ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्टली रिलेशन फिक्स होता है कि समानुपात में इसी तरीके से गुणा के रूप में संबंध देखना है। आगे बढ़े, अगला देखो। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? निकटतम अनुमानित मान के ऊपर आपके पास सवाल है। तो चलिए देखें, ये हमारे पास में 25.19, ये 25 होगा, और गुणा देखो 3 हमारे पास प्लस 4.41, इसको हम लिख सकते हैं 5 और -1। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 25 तिया 75 प्लस 4 79 के आसपास। ठीक है, आप चाहते तो इसको 4 भी लिख सकते थे क्योंकि 4 के ज्यादा पास है। उस स्थिति में एग्जैक्टली आपके पास में 78 भी आ जाता। ठीक है, तो आसपास का आपको आइडिया लग जाता है। अनुमानित शब्द का मतलब है आसपास आपको देखना है, तो हमेशा इस तरीके से आसपास की संख्याएं लिखो। अच्छा, रूल ये होता है अनुमानित में कि मान लो x.51 है तो 50 से बड़ा है तो इसको हम लिख देंगे x+1 अनुमानित मान, लेकिन वही x.44 है 50 से छोटा है, इसको हम x ही लिखेंगे। जैसे 4.41 है तो इसको 4 लिख दिया, लेकिन 4.61 होता तो इसको 5 लिख देते। तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन अनुमानित मान आपको देखना होता है। आगे बढ़े, अगला देखें। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस से और माइनस को गुणा से बदल दिया जाए? ठीक है, माइनस को गुणा से है तो प्लस को भाग से यहां पर बदलेगा। थोड़ा सा टाइपिंग इसके अंदर है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा समीकरण देखें आप समीकरण को लिख लो कि सर ये हमने यहां पर बिना चिन्हों के लिख लिया क्योंकि इसके बाद चिन्ह हमें बदलने हैं। 24, 8, 33, 99, 70। अब चिन्हों को बदलें तो चिन्ह है हमारे पास में प्लस को भाग से, तो 121 है प्लस को भाग से और भाग को प्लस से, भाग को प्लस से। ठीक है, माइनस और गुणा को बदलना है तो सर ये माइनस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ हमारे पास में माइनस हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह हमने बदल लिए हैं। अब आपको देखना है, देखो भाग देंगे सर ये 11 बार, 11 गुणा का 7 77, तो 100 माइनस 77 प्लस 8 चौके 32, 3 इधर, 8 दूने 16, 3 19, 192 माइनस यहाँ देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 और 9, 9 और 3 12, 11 12 हमारे पास में 132
प्लस 17, इसको आपको देखना है। चलिए इन दोनों में अंतर देखा जाए तो सर ये 60 का अंतर है हमारे पास में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये माइनस का 60 हमारे पास बनेगा, प्लस का 60 माइनस का 60 गया, बच गया हमारे पास 100 करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपको दे रखा है। अब लगाना तो बोर्ड मास ही है, लेकिन ये रीजनिंग का सरलीकरण आपके पास में है, जिसमें आपको जैसा ये कहता है चिन्ह बदलने के लिए वैसा चिन्ह बदलना है। सवाल दिखते ही हमें पता चिन्ह बदलेंगे, हमने बिना चिन्ह के इक्वेशन लिख दी तुरंत देख के, फिर जैसा इसने इंटरचेंज कहने को कहा वैसा हमने बदलाव लग के नया समीकरण एक बार में उतारा और फिर इसको मिनिमल स्टेप में सॉल्व करके आंसर लेकर के आए, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस आपका हो, साथ में बोर्ड मास का आपको पता हो इन क्वेश्चंस का आंसर निकालते समय। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। छात्रों की एक संख्या में पाउलो ऊपर से 18वें और नीचे से 45वें स्थान पर था। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखो पाउलो की इसने बात करी, पाउलो ऊपर से 18वें और नीचे से 45वां। हमें से ध्यान दो, एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, दोनों को जोड़ के एक घटा दो, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है 18 प्लस 45 माइनस 1, कब? जब दोनों छोरों से स्थान हो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर 8 5 13 और 4 और 1 5 और 1 6 62 माइनस 1 करने के बाद, ठीक है। तो 62 हमारे पास में यहां पर होगा। कौन से विकल्प में? ये 62 हमको यहां पर दे रखा है। आ गया। नेक्स्ट देखो, अगला देखें। रमन ने एक बिंदु से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 200 मीटर तक चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 400 मीटर चला और फिर से दाएं मुड़ा और 300 मीटर चला है। रमन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखो उत्तर की ओर 200 मीटर चला है रमन, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 300 मीटर चला है और दाएं मुड़ा 400 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा 300 मीटर चला, ठीक है। रमन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे? जानबूझ के ये टाइप का सवाल पूछा जाता है और इसमें जानबूझ के इन्होंने 300 के सामने 300 ही चलवाया है। इसका मतलब हो गया दोनों एक ही रेखा में, इसका मतलब है दोनों एक ही रेखा में है, हर टर्न 90 डिग्री का होता है। 400 के सामने 400 ये होगा। कुल दूरी पूछी है कितनी हो जाएगी? 600। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? 600 मीटर की दूरी है। प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु दक्षिण दिशा में है। दिशा पूछ सकता है, सापेक्ष, या आप लोगों से दूरी पूछ सकता है इस तरीके से। और एज इट इज ज्यादातर बार इस तरीके से चलाता है कि सीधी रेखा में लोग आ जाएं। अब ये ध्यान तभी रहेगा जब आप चलाते टाइम ध्यान रखो 300 के सामने 300 चलाना है तो बराबर रेखा बनाओ, ठीक है। 200 वाली रेखा से 300 वाली थोड़ी सी बड़ी बनाओ, 1.5 गुनी बनाओ उसकी, 300 वाली से 400 वाली बराबर बनाओ। अब यहाँ एग्जैक्ट तो हम नहीं चला सकते भैया, 200 मीटर लंबी लाइन खींचने लग गए तो इतना बड़ा तो पेपर ही नहीं होता। तो अनुमानित मान में एक सापेक्षिक आपको रेखाएं बनाते हुए चलना होता है। आगे अगला देखें तो राजन ने एक बिंदु से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 200 मीटर चला। तो यहां फिर हमारे पास में दिशा व दूरी के ऊपर सवाल क्या कहा? उत्तर की ओर 200 मीटर चला है, फिर वह बाएं मुड़ा 300, दाएं मुड़ा 400, फिर बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, ठीक है। यहां से 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर ये चला है। अब राजन का मुंह किस दिशा में है? उसी से मिलता जुलता सवाल देखो। अब है मुंह कौन सी दिशा में? कि सर ये हमारे पास में मुंह जो है वो कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा के अंदर है। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। मिलते जुलते से सवाल बना रखे हैं बड़े आसान से। और जब हमसे अंतिम दिशा पूछी है, केवल मुंह की दिशा पूछ रखी है, तो इन सवालों में बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान से देखो। तो यहां सर शुरू में उत्तर की ओर मुंह था, उत्तर। अब केवल ये देखो कहां मुड़ा है। सबसे पहले बाएं मुड़ा लेफ्ट, उसके बाद में दाएं मुड़ा ये लिखा हमने राइट, उसके बाद में बाएं मुड़ा है ये लिखा हमने लेफ्ट, और उसके बाद में ये है बस। तो एक राइट से एक लेफ्ट कटता है, कुल मिला के लेफ्ट घुमा दो। तो अगर कोई उत्तर की ओर है, लेफ्ट घूमने के बाद में ये हमारे पास किस तरफ होगा? पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखी है। ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया प्रश्न देखें। इस प्रश्न में एक कथन के बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है?
दोनों में से कौन सा सत्य होगा। तो यहां आपको चेक करते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी दो चीजें हो, एक रास्ता और दूसरा हमारे पास में वरीयता। रास्ता का देखो, जिन दो वेरिएबल के बीच में संबंध है, इस तरफ से आप जाओगे रास्ता है, इधर से नहीं है। ये बंद सिरा हम मानते हैं, ये खुला हुआ है। ऐसा चिन्ह है तो इस तरफ से आप जाओगे रास्ता है, इस तरफ से आप जाओगे नहीं है। बराबर है तो इस तरफ से भी रास्ता है, इस तरफ से भी है। बराबर में दोनों तरफ से आया जा सकता है। और देखो यहां हमारे पास वरीयता की बात की जाए तो इस चिन्ह की वरीयता सबसे ज्यादा, फिर इसकी है, फिर बराबर की हमारे पास में रहती है। लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, फिर इसके बाद बराबर की वरीयता हमारे पास में रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रास्ता है, इधर हमारे पास में वरीयता है। इस तरीके से रिलेशन हमें देखना होता है। अब देखो कि सर R से P तक हम जाना चाहते हैं, तो R हमारे पास इधर है, P हमारे पास इधर है। R से F गए, F से Q गए, Q से P गए। यहां पर हमारे पास में रास्ता बिल्कुल है R से F तक पहुंचने का। अब वरीयता की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो वरीयता हमारे पास में R से F के बीच में चिन्ह मिले हैं इस तरीके के। वरीयता इसी चिन्ह की है जो चिन्ह इसने लगा रखा है, यानी रास्ता और वरीयता दोनों चीज हैं, और दोनों होंगे तब जाके हम कहेंगे कि निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, आगे देखो, B से F पर जाना है, तो B से F की बात की जाए, B इधर है, F इधर है, तो हमें B की तरफ ये खुला हुआ है, B से चालू करना है, तो B से चालू करके आए, जैसे हम निकले खत्म, क्योंकि ये रास्ता बंद है, ये बंद सिरा है। बंद सिरे की तरफ से आप नहीं आ सकते, रास्ता नहीं है, तो इसमें वरीयता चेक ही नहीं करनी। इसमें रास्ता भी था, वरीयता भी था, तब जाके सही किया, ये गलत हो जाएगा। केवल पहला हमारे पास सत्य होगा, ओनली फर्स्ट हमारे पास यहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। जब समय 8:45 है तो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच अनुमानित कोण क्या होगा। तो 8:45 अगर हमारे पास समय है, तो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में अनुमानित कोण, तो ये हमको दे रखा है आवर और मिनट, इस तरीके से समय को पढ़ा जाता है। अब इसके बीच में अगर कोण पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कोण कैसे निकालेंगे, तो कोण होता है थीटा, कितना डिग्री होगा, तो कोण होता है 30h माइनस 11/2m। इन दोनों का जो अंतर है वो धनात्मक लेना है। ठीक है, ये इस मॉड का मतलब है, इसे कहते हैं मॉड। इसका मतलब जो भी अंदर आएगा वो प्लस में लेना है। तो अब देखो h का मान है 8, तो 30 गुणा 8, और अंतर लेना है हमको, इसको अंतर कहते हैं, इसका मतलब है अंतर। माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस तो ये बोलता है हमारी संख्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, इसका मतलब अंतर लो भैया बस। और दूसरा है 11/2 को 45 से गुणा कर दो। 11/2 को, मिनट है हमारे पास में 45, ठीक है, इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो अब देखो कि दोनों सुइयों, घंटे की और मिनट की सुई के बीच में अनुमानित कोण कितना होगा। अनुमानित कोण है, यानी कि यहां हम लोगों से एग्जैक्ट कोण नहीं पूछा है, अप्रोक्सीमेट कोण पूछा है, लगभग। चलिए देखें, ये 8 × 24, 240 माइनस इसको गुणा करें, 2 से काटेंगे 22.5 हमारे पास, 22.5 से गुणा करो, 11 × 5 = 55, 5 इधर, 5 11 दूनी 22, 5 27, 2 इधर, 11 दूनी 22 और 2 24, तो ये है 247.5। इनके बीच में अंतर है 7.5 डिग्री का, तो एग्जैक्ट उत्तर होता है 7.5। अब 7.5 वाला भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका, लगभग पूछा है। 7.5 किसके पास में है, बी, यानी कि 7 डिग्री के पास में, लगभग 7 डिग्री बनेगा। अब ये फॉर्मूला याद रखो, जब भी कोण पूछा जाए। इस तरह के सवाल आप लोगों के रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस कोण पे पूछा जाता है। आगे बढ़े, अगला देखें, तो EFGH I J और K उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो देखो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। देखो HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। F और K निकटतम पड़ोसी हैं, F और K निकटतम पड़ोसी हैं। इसका मतलब हो गया F K F, ये इस तरीके से होंगे। F और E दोनों I के निकटतम पड़ोसी हैं, I के निकटतम पड़ोसी हैं F और E।
एच और ई निकटतम पड़ोसी हैं, एच और ई निकटतम पड़ोसी हैं। के पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, के अंतिम दाएं छोर पर है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर के दाएं छोर पर है, कितने लोग थे हमारे पास में? 7 व्यक्ति। तो 7 लोग 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बैठेंगे और उत्तर की तरफ मुंह होता है। तो हमेशा ध्यान रखो बायां छोर इधर है इस सिटिंग अरेंजमेंट में और दायां इस तरफ हमारे पास में, लेफ्ट और राइट ये हमारे पास में हो गए। अब आप देखो कि के पास एफ बैठा है तो एफ दोनों नियर हो गए हमारे पास में, ठीक है। और देखो एफ और ई के बीच में आई है तो एफ इधर है, ई को इधर होना पड़ेगा, आई इन दोनों के बीच में हो गया। और देखो ई हमारे पास में है तो एच इसका पड़ोसी होगा, एच इस तरफ आ गया। जी और एच इस तरीके से बैठे हैं, इनके बीच में एक व्यक्ति है। तो आगे देखें, ई एफ जी एच आई जे के, जे हमारे पास यहां पे है, ठीक। तो जे एच के ठीक बाईं ओर है, जे जो है एच के ठीक बाईं ओर है। तो जे हमारे पास एच के ठीक बाईं ओर हमारे पास में है। तो यही पूछा है आप लोगों से, जे के ठीक बाईं ओर कौन है? जे के बाईं ओर जी हमारे पास में है। क्या होगा? जी हमारे पास में होगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम अगला देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं हमारे पास में, सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। कितने लोग हो गए? 6 लोग। तो 6 लोगों को बिठाओगे, 1 2 राइट में हमारे पास में और 2 लेफ्ट में हमारे पास में है। तो आप देखें कि सर ये हमारे पास में डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति। अच्छा, 6 लोगों में बीच में 2 होने का मतलब है आमने सामने, यानी कि डी इधर है तो ए हमारे पास इस तरफ हुआ, ठीक है। एफ सी के ठीक दाईं ओर है, एफ सी के ठीक दाईं ओर है। तो एफ जो है सी के क्या हो गया? राइट साइड में हुआ। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ई एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे ई है। तो ऐसा कब हो सकता है? सी एफ इधर हुआ, ई इधर बैठ सकता है, सी एफ इधर हुआ, एफ इधर बैठ सकता है। अब तक निश्चित नहीं है जानकारी, ये हमको पता लगा। आगे पढ़ें कि ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ई जो है ए के बाईं ओर, ए का बायां दूसरा। तो अब निश्चित जिसको हमने बिठा दिया गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसको बिठा दिया उससे जुड़ी हुई जानकारी लेनी है। ए बैठ गया तो ए से जुड़ी हुई जानकारी एंड में दी है इसने, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ई बैठ गया, ई के बैठते ही अब ध्यान से देखो, ई के बाएं हमारे पास में एफ इस तरफ होगा, ठीक है। एफ इस तरफ होगा, सी यहां पर होगा। एक व्यक्ति रह गया केवल हमारे पास में, कौन सा? बी। तो बी यहां पर बैठेगा। इस तरीके से 6 लोग बैठ गए। एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? एफ के ठीक दाएं हमारे पास में बैठा है यहां पर डी। तो डी कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमारे पास में होगा। बी हमारे पास में सही उत्तर यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर देखिए, पी क्यू आर टी और यू एक जंगल में 6 जिराफ हैं, ठीक है। जिराफों के ऊपर पजल आने लग गई है आपके पास में, ध्यान से देखिए। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। देखो यहां या तो ऊंचाई की तुलना करता है या कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, नंबरों की तुलना करेगा, ऊंचाई की तुलना करेगा, वजन की तुलना करेगा। जो चीज की तुलना की जा सकती है उसके ऊपर तुलना आधारित पजल आप लोगों से हमेशा से पूछी जाती रही है। तो एस क्यू से लंबा है, एस के बारे में बताया, क्यू से लंबा है। पी आर से लंबा है, पी आर से लंबा है। टी से छोटा है एस, एस जो है वो टी से छोटा है। आगे देखें, क्यू पी से लंबा है, क्यू जो है वो पी से लंबा है। तो क्यू पी से लंबा है तो पी और आर इस तरीके से आएंगे। हम देख सकते हैं पांचों का क्रम हमारे पास में यहां पर आ गया है, पांचों की तुलना हो गई। पूछा है जिराफों में कौन सबसे छोटा है, कि सर हमारे पास में सबसे छोटा यहां पे हो जाएगा आर। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है। आगे आओ, अगला देखें। तो 5 मित्र एएस डी एफ जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। 5 दोस्त हैं, एक ही कोचिंग में इन सबका एडमिशन होना है, लेकिन अलग अलग महीने में हुआ है। यहां दिया है कि ए, ये ए के लिए आया है इंग्लिश में, देखिए ए ने मई में प्रवेश लिया, केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया। देखिए लगातार महीनों में कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। चलो हम ये 1 2 3 4 5 महीने हमें नहीं पता, इस तरीके से कह देते हैं।
तो मई में लिया है ए ने, और इसने बताया है यहां पे कि डी ने एफ और एस के बीच में, डी जो है ये एफ और एस के बीच में प्रवेश लेता है, जबकि जी ने ए के ठीक एक महीने बाद, ए के ठीक एक महीने बाद हमारे पास में मई के बाद जून, ये कौन हो जाएगा हमारे पास में जी, जी ने प्रवेश लिया है, एक महीने बाद में प्रवेश लिया। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, एफ सबसे अंत में था। ध्यान से देखो, एफ और एस के बीच में डी है, तो ये डी इधर आ गया, एस इधर आ गया, ये तीनों बैठ गए। अब ध्यान से देखना, दो लोग कैसे आ सकते हैं, ए के बाद जी यहीं पे आएगा, तो ये महीने हो गए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इस तरीके से मंथ हमारे पास में होंगे, क्योंकि इसने कहा था क्रमागत हमारे पास में महीने होंगे। ठीक है, तो ये पजल आधारित हमारे पास सवाल है, कुछ जानकारी दी जाती है, उसको व्यवस्थित करके आपको यहां पर आंसर लाना होगा। ठीक है, तो अब देखें, यहां इसने कहा है डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो डी ने लिया है, ध्यान से देखिए, ए हमारे पास में मई है, ये जून, जुलाई, अगस्त महीने में जन्म जो है इसने एडमिशन लिया। कौन से विकल्प में है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, बी हमारे पास सही उत्तर यहां पर होगा। आगे आओ, अगला देखें, नेक्स्ट देखें, पी, एल, के, यू, जे और वाई एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार 6 महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पे गए। लगातार 6 महीने हैं, यात्रा पे गए हैं, कौन से महीने में कहां यात्रा की है, यह चीज आप लोगों से कहीं ना कहीं ये चेक करवाएंगे, पजल आप लोगों से पूछा है। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान का दौरा पसंद किया, पी ने नवंबर के महीने में दौरा किया है, ठीक है, और यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले, तो नवंबर में दौरा किया है पी ने, और इसने कहा यू ने पी से 2 महीने पहले, तो नवंबर से पहले अक्टूबर, सितंबर, ठीक है, तो इससे पहले अक्टूबर है हमारे पास में, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हमारे पास में यहां पर था, यहां पे सितंबर, और इससे पहले हमारे पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त यहां पे है। ठीक है, 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किया, तो ये यूपी का दौरा किया है, और पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान का दौरा किया। ठीक है, ये यू है, यू ने यूपी का दौरा किया है। आगे देखें, वाई ने जुलाई के महीने को पसंद किया, जुलाई में वाई जो है ये हमारे पास में दौरे पे गया। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक बीच में राजस्थान का दौरा किया, जे ने वाई और यू के बीच में, ठीक है, तो जे ने वाई और यू के बीच में पसंद किए गए महीनों के ठीक बीच में राजस्थान का दौरा किया। जुलाई और अगस्त हो गया, अच्छा इनके बीच में 2 महीने का अंतर था, तो ये सितंबर, यूपी इधर, यू हमारे पास में आएगा। तो इस तरीके से इसने कहा है कि यू, वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के बीच में राजस्थान का दौरा किया है, तो जे यहां पे है और राजस्थान का ही दौरा कर रहा है यहां पे। ठीक है, आगे देखो, 2 ही राज्य हैं जिनका दौरा हुआ है, वाई और यू के बीच में हो गया। आगे देखा जाए, एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, वाई से 1 महीने पहले, जुलाई से पहले हमारे पास में जून, वाई से ठीक 1 महीने पहले एल ने दौरा किया। के ने किस महीने में दौरा किया, तो के ने किस महीने में दौरा किया है, ध्यान से देखो, लगातार 6 महीनों की बात हुई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये यहां पे के आएगा हमारे पास में। ठीक है, और के ने यहां पर अक्टूबर महीने में दौरा किया है, जो कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी आपके पास सही उत्तर यहां पर बनेगा। आगे अगला देखो, तो दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती है। तो यहां देखो, उपरोक्त चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वेन आरेख आपको दे दिया। अब इस वेन आरेख में ऐसे आपको देखना है, देखो मेडल विनर्स की हमको संख्या चाहिए, तो इस सर्कल के आने वाले सबको जोड़ दो। जिम्नास्टिक्स की संख्या चाहिए, तो इसमें आने वाले सबको जोड़ दो। गर्ल्स की चाहिए तो इसमें। ठीक है, अब कंडीशन दी जाती है, कोई जिम्नास्ट भी हो और मेडल वाला भी हो, तो उन दोनों का कॉमन कौन सा है, ये कॉमन एरिया है। कोई इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला है। तीनों का कॉमन ये वाला है। ठीक है, केवल इन दोनों में कॉमन ये वाला है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्तों के आधार पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां देखो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, एक एक करके सभी विकल्प आपको चेक करने। चलिए, पहला है, डायग्राम भी यहां पे ऐड कर दिया, लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर ऑल्सो जिम्नास्ट इज 41।
लड़कियां जो जिम्नास्ट भी हैं, टोटल इनका कितना आ जाता है, इन दोनों का योगफल होगा 25, 41 तो नहीं होगा। आगे देखो, जिम्नास्ट की संख्या जो पदक विजेता हैं, जिम्नास्ट और पदक विजेता दोनों हमारे पास में हैं, 11 और 8 19 हमारे पास होगा, 34 तो नहीं है। आगे आ जाओ, पदक विजेता लड़कियों की संख्या 27, तो पदक विजेता लड़कियां तो इन दोनों का कॉमन होगा, 16 और 11 इन दोनों को जोड़ दो, 27 है क्या, बिल्कुल। तो सी कथन हमारे पास में सही है, जो ये काउंट करवा रहा है उसकी संख्या निकाल दो, ठीक है। अगर यहां होता केवल पदक विजेता लड़कियां, तो केवल का मतलब हो जाता फिर हम 16 को लेते, 11 तो हमारे पास जिम्नास्ट भी है, लेकिन केवल शब्द नहीं है और दोनों का नाम दे दिया, तो दोनों के बीच में कॉमन देखना है। आ गया, अगला देखें, 3 कथन के बाद में 3 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, ठीक है। कथन को 100% इसके अंदर आपको सत्य मानना होता है, कथन के आधार पर निष्कर्ष आपका निकल रहा होता है। आ गया, यहां देखिए, ऑल पेन आर पेन्स, सभी पेन पेन है, तब ऑल पेन्स आर ब्रशेस, ऑल ब्रशेस आर टेबल्स, यह संबंध है। इसको हम लोग डायग्राम के रूप में दर्शाएं, सभी पेन पेन है, तो देखिए ये पेन और ये पेन, सभी पेन, अच्छा सभी का रिलेशन है, पेन, सभी पेन ब्रश है, ब्रश है, सभी ब्रश टेबल है, ब्रश टेबल है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कि निष्कर्ष अगर हम लोग देखें तो कुछ किलर आर्गुमेंट आपको बताऊंगा जो सवालों में आपकी लाइफ बहुत आसान बना देते हैं। क्या है ये आर्गुमेंट, किलर आर्गुमेंट? किलर आर्गुमेंट यानी कि ऐसी बातें जो अगर आपको ध्यान है तो कुछ चुटकियों में सवाल होंगे। जैसे ये तीनों के तीनों धनात्मक हैं, इनमें ऋणात्मक हमारे पास कोई भी नहीं है, तो ऋणात्मक हमारे पास में निष्कर्ष भी नहीं आ सकता। एक था ऐसा, तुरंत गलत कर दो, ज्यादा होते तुरंत गलत कर देते, ठीक है। और देखो एक और किलर आर्गुमेंट, ये पहला किलर आर्गुमेंट देखा। दूसरा देखो, अगर कोई क्षेत्र हमारे पास एक से ज्यादा वेन आरेख में कॉमन है तो उसका सभी के साथ में कुछ का संबंध होगा। इन चारों में यही चीज कॉमन है तो चारों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। अब इसने कुछ वाला एक ही पूछा है, अगर ये 10-12 भी पूछ लेता तो 1 सेकंड में हम कहते सारे सही होंगे। नेगेटिव सारे गलत, कुछ वाले सारे सही। ये है किलर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ऑल वाला आपको चेक करना पड़ेगा, सभी पेन पेन है तो इसका उल्टा पूछ लिया, इसका उल्टा पूछ लिया। हमेशा ध्यान रखना इस पे, किलर आर्ग्यूमेंट आपके पास में यहां पर है कि अगर कथन का उल्टा पूछा है तो सभी वाला कथन है आपका, सभी का उल्टा सभी में सही नहीं होता। कुछ में पूछता तो हमेशा सही होता, सभी में कभी भी उल्टा सही नहीं होगा, ठीक है। तो किलर आर्गुमेंट से क्वेश्चन इस तरीके से ढेर करो, केबल फर्स्ट हमारे पास में फॉलो करेगा, ये आपके पास सही उत्तर बनेगा। आ गया, अगला देखें तो 3 कथन दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए 2 क्रमांक क्रम से 1 और 2 आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, फिर भी निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखो कथन हमारे पास में यहां पर है, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर हैं, सभी पेन इरेजर हैं, ठीक है। तो देखो कोई कंप्यूटर हमारे पास में मार्कर नहीं है, नो इरेजर इज मार्कर, सभी पेन इरेजर हमारे पास में है। यह संबंध इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो देखो कोई सी एम नहीं है, कोई भी सी हमारे पास में एम नहीं है। आगे देखो सभी ई एम है, कोई भी सभी ई एम है, तो ये ई जो है हमारे पास पूरा एम में है। सभी पी ई है,
सारा P जो है वो E में है। ध्यान से देखो, पूरा P E में है, पूरा E M में है, और इस पूरे M का C के साथ नो का संबंध है। इसका मतलब ये C इन तीनों से अलग है, खफा है, डिफरेंट हमारे पास में यहां पर है। अब निष्कर्ष पे आ जाओ कि सर यहां देखें, इसने बोला है कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है, तो P और कंप्यूटर बिल्कुल अलग अलग होंगे, ये बात सत्य है। आगे देखो, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, कुछ ई हमारे पास में कंप्यूटर हैं, तो ई और कंप्यूटर अलग अलग है, इनमें रिलेशन नहीं होगा। कंप्यूटर का रिलेशन बाकी तीनों के साथ में नो का ही होगा, कोई नहीं का संबंध यहां पर बनेगा। ओनली फर्स्ट हमारे पास सही है, केवल पहला हमारे पास अनुसरण यहां पर करेगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे बढ़ो, अगला देखें तो एक कथन के बाद में दो धारणाएं आपको दी गई हैं, आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। चलिए देखो, यहां हमारे पास में है, निशुल्क पास प्राप्त करने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें। ठीक है, वैध पते के प्रमाण के बिना पास जारी नहीं किए जाएंगे। तो यहां एक कथन आपको दे रखा है। ऐसे सवालों में कथन को 100% आपको सत्य मानते हुए चलना होता है, 100% सत्य आपको मानना है। ठीक है, तो देखें यहां देखो, निशुल्क पास प्राप्त करने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें, वैध पते के प्रमाण के बिना पास जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये हमारे पास में निशुल्क पास प्राप्त करने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें, तो दे दिया, वो सत्य है। अब धारणाएं, वोटर आईडी कार्ड एक एड्रेस प्रूफ है। ठीक है, तो ऐसी धारणा हमारे पास में इन्होंने कहा है कि वैध पते के प्रमाण के बिना पास जारी नहीं किए जाएंगे। अगर इसके लिए वैध पता लिया जा रहा है, वैध पता डॉक्यूमेंट के तौर पे लिया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड भी एक एड्रेस प्रूफ है। ये बात सत्य है, क्योंकि एड्रेस प्रूफ जमा करके फिर वो एड्रेस लिया जा रहा है, तो ये हमारे पास में है। पास आयोजन स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। पासेज कैन बी परचेस्ड, फ्री पासेस। ठीक है, पासेस विल नॉट बी इश्यूड विदाउट वैलिड एड्रेस प्रूफ। वोटर आईडी कार्ड इज ए एड्रेस प्रूफ। ठीक, एड्रेस प्रूफ के बिना पास नहीं मिलेंगे। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड एक एड्रेस प्रूफ है, ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस प्रूफ है, ये हमको नहीं पता। अब आप बोलोगे सर मेरे वाले पे तो लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज सवाल में नहीं दे रखी, आपको सवाल में नहीं दे रखी। अगला पढ़ो, पासेज कैन बी परचेस्ड एट दी वेन्यू। पास आयोजन स्थल पर मिलेंगे। ठीक है, तो आयोजन स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। इवेंट लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल टू कलेक्ट फ्री पासेस। ठीक, तो वेन्यू के ऊपर पास मिलेंगे, तो ये चीज भी इसने यहां पर मेंशन नहीं करी, वेन्यू पे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, इसमें निहित धारणा हमारे पास में यहां पर ये नहीं है, ऐसा कुछ यहां पे नहीं कहा गया है, तो नाइदर नॉर हमारे पास बनेगा। आगे आए, इस शिफ्ट के अंदर इतना ही शुरुआत कर देते हैं, इसके बाद हम लोग अगली शिफ्ट की